नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 विषय इतिहास अर्थात अतीत से वर्तमान अध्याय 12 नए साम्राज्य एवं राज्य के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। आज के क्लास में हम लोग वर्धन वंश अर्थात पुष्यभूति वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश आदि के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश अर्थात वर्धन वंश एक शक्तिशाली राज्य था। इसकी वर्धन वंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन के द्वारा की गई थी। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन के बाद हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठे। उनका राज्यारोहण 606 ईस्वी में हुआ था। जिस समय हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे उस समय की स्थिति जो थी वह संकटपूर्ण स्थिति थी और बंगाल के शासक शशांक का आक्रमण हो रहा था। परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत किया। उसने शशांक को हराया और अपने सैनिक अभियानों के द्वारा पंजाब से बंगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन्होंने असम, जो उस समय कामरूप के नाम से जाना जाता था, इसके अलावे कश्मीर के शासक को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। हर्ष ने दक्षिण भारत में भी साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन दक्षिण भारत में वह साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया और उसे चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी जो है वह बाणभट्ट की कृति हर्ष चरित्र से प्राप्त होती है। यानी कि हर्ष चरित्र के माध्यम से बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के बारे में बताया है। बाणभट्ट जो है सो हर्ष चरित्र के दरबारी, बाणभट्ट जो थे वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रदान की है। इसके अलावे हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी मधुबन, वांसखेड़ा और संजान ताम्रपत्र के माध्यम से भी प्राप्त होता है। इसके अलावे ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे वे हर्षवर्धन के समय में ही भारत आए थे। उनकी यात्रा वृत्तांत, जिसे सी योकी के नाम से जाना जाता है, उसमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्रदान की है। इसके अलावे उस समय के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी ह्वेनसांग ने लिखा है। तो हर्षवर्धन जो थे उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने धर्म परिषद यानी कि धर्म सभा भी बुलाई थी। उन्होंने कई स्तूप, बौद्ध विहार एवं अस्पतालों का निर्माण कराया। अब हम लोग देखते हैं चालुक्य वंश के बारे में, यानी कि वातापी के चालुक्य। तो चालुक्य वंश कई शाखाओं में राज्य कर रहा था। वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य जो है वह कर्नाटक के क्षेत्र में था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो थे वह पुलकेशिन प्रथम थे। पुलकेशिन प्रथम के बाद पुलकेशिन द्वितीय सबसे महान राजा हुए। वे 611 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और आंतरिक समस्याएं जो राज्य की थी उसको हल किया और इन समस्याओं के निपटने के बाद दक्षिण के राज्यों जैसे कदम, गंग, कोक्कन के मौर्य आदि को उन्होंने पराजित किया और अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसके अलावे उसने पुरी, मालवा और गुजरात के राजा को भी पराजित किया। पुलकेशिन की सबसे बड़ी विजय जो थी वह हर्ष के विरुद्ध थे।
हर्षवर्धन, अभी हम लोगों ने देखा, हर्षवर्धन जो है सो दक्षिण क्षेत्र में अपना राज्य विस्तार करना चाहते थे, लेकिन इसमें हर्षवर्धन को सफलता नहीं मिली और वे पुलकेशिन से पराजित हुए। हर्ष पर विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने अपने नाम में उत्तरापथ स्वामी, यानी कि उन्होंने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय अब कांचीपुरम के पल्लवों को भी जीतना चाहते थे। उस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। नरसिंह वर्मन ने वातापी को भी जीत लिया और पुलकेशिन द्वितीय युद्ध करते हुए मारा गया। अब हम लोग देखते हैं पल्लव। पल्लव वंश जो है सो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था और पल्लवों के समय में अनेक मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत में हुआ। तो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पल्लव का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम अर्थात तमिलनाडु में थी। इनका प्रभुत्व तमिल क्षेत्र में था। इनका संघर्ष जो है हमेशा चालुक्यों एवं चोल एवं पांड्यों के बीच होता रहा। पल्लव वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें पराजित किया, लेकिन उनका पुत्र यानी कि महेंद्र वर्मन का पुत्र जो है सो नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था। इसने अपने पिता की पराजय का बदला लिया और इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और पराजित करने के पश्चात बताफी कोंड की उपाधि उन्होंने धारण किया। अब हम लोग देखते हैं पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि क्या है। तो पल्लवों को द्रविड़ शैली का संस्थापक माना जाता है, यानी कि मंदिर निर्माण की दक्षिण भारत में शैली थी उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है और इसका श्रेय जो जाता है वह पल्लवों को जाता है। पल्लवकालीन वास्तुकला के उदाहरण इनकी राजधानी कांचीपुरम एवं महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। पल्लवों के वास्तुकला को काष्ठ और कंदरा कला से मुक्त किया। इनके समय में मंदिर निर्माण की 4 शैलियों का विकास हुआ। इनमें रथ शैली की मंदिर महाबलीपुरम में बने हुए हैं जो देखने में रथ के आकार का दिखता है। अन्य 3 शैलियों में तटीय मंदिर और कांची के कैलाशनाथ मंदिर महत्वपूर्ण है जो स्थापत्य कला का असाधारण नमूने हैं। पल्लवों ने संस्कृत एवं तमिल भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया। महेंद्र वर्मन स्वयं एक महान विद्वान था। पल्लवों के समय में वैष्णव संत को भी सम्मान प्रदान किया गया। आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों और दक्षिणापथ में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत में राज्यों के स्थानीय स्वशासन। उस समय दक्षिण भारत में जो है सो स्थानीय स्वशासन महत्वपूर्ण था, यानी कि स्थानीय स्तर पर जो शासन किया जाता था। स्थानीय स्तर पर 3 तरह की संगठन देखने को मिलता था, उड़, सभा एवं नगरम। उड़ का सदस्य जो होता था वह सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति होते थे और इसे ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण संस्था सभा थी। सभा आम लोगों की सभा थी। इसमें सभा जो होती थी वह कई उपसमितियों में बटा हुआ होता था जिसका कार्य निर्धारित था। सभा के द्वारा सिंचाई के कार्य, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख, शिक्षण संस्थानों की देखरेख आदि का कार्य किया जाता था। और तीसरा था नगरम। नगरम जो होता था वह व्यापारियों का संगठन था और इस पर शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। ये संस्थाएं आगे की शताब्दियों में और शक्तिशाली हो गई थी। अब हम लोग देखते हैं नालंदा महाविहार। तो हम लोग पिछले अध्याय में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो था उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यह ज्ञान और धर्म एवं कर्म ज्ञान का एक प्रमुख
केंद्र हुआ करता था। तो प्राचीन काल में विद्यार्थी जो है सो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे, अपने ज्ञान के द्वारा समाज को सही रास्ता दिखाते थे। धीरे धीरे यह ज्ञान जो है सो ब्राह्मणों एवं मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। ज्ञान पर धर्म एवं कर्म एवं अंधविश्वासों का प्रभाव बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी में शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। नालंदा जिला में, विक्रमशिला जो है भागलपुर जिला में, और उदंतपुरी जो है भी नालंदा जिला में है। इन 3 जगहों पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। इनमें नालंदा महाविहार का जो है विशेष स्थान था। यह विश्व की प्रमुख शिक्षण संस्थान थी जो आवासीय थी। नालंदा दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसके अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बड़गांव, बेगमपुर आदि गांवों में दूर दूर तक बिखरे हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में मुख्य स्रोत ह्वेनसांग के विवरण से प्राप्त होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में यहाँ की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थितियों का वर्णन किया। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं अध्यापन दोनों का कार्य किया। उसके बाद इत्सिंग ने भी यहाँ 10 वर्ष बिताए थे। इत्सिंग भी चीनी यात्री थे। तो चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में शिक्षक और छात्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत जो है वह अनुदान से मिले 200 गांव थे। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासकों के द्वारा 200 गांव प्रदान किए गए थे, जिससे उसका खर्च चलता था। इसके अतिरिक्त उसे राजकीय अनुदान एवं विदेशी सहायता भी दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश पाना काफ़ी कठिन था। अध्ययन के लिए जो है सो देश विदेश के छात्र आते थे। छात्रों से उनकी विशेषज्ञता के विषय में संबंधित सवाल पूछे जाते थे। उनके आचरण की परीक्षा ली जाती थी। उसके पश्चात ही विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता था। विश्वविद्यालय में छात्रावास में दिनचर्या नियमित और व्यवस्थित ढंग से होती थी। ह्वेनसांग जब शिक्षा ग्रहण करने आए उस समय यहाँ का अध्यक्ष आचार्य जो थे वह शीलभद्र थे। अब है विश्वविद्यालय में सुबह से शाम तक शैक्षणिक कार्य चलते रहते थे। संगोष्ठी प्रणाली की तरह छात्र शिक्षकों से प्रश्न पूछते थे एवं विचार विमर्श भी करते थे। उस समय लगभग सभी विषयों में शिक्षा दी जाती थी, जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, दार्शनिक एवं व्यवहारिक तथा विज्ञान एवं कला से संबंधित विषय महत्वपूर्ण थे। लेकिन विशेष बल विभिन्न पंथों, वेदों, सांख्य, संस्कृत, व्याकरण, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित आदि शिक्षा प्रदान की जाती थी। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें उपाधि या डिग्री प्रदान की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में एक समृद्ध लाइब्रेरी थी जिसकी इमारत बहुमंजिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासकों हर्षवर्धन एवं पाल शासकों के द्वारा भी संरक्षण प्रदान किया गया था। लगभग 11वीं-12वीं सदी में संरक्षण के अभाव में एवं आर्थिक स्रोतों की कमी नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में गिरावट देखने को मिली। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल विजय के क्रम में 1157 से 2003 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया एवं पूरी संस्था को जला दिया था। लेकिन साक्ष्यों के अभाव में अन्य साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इस विचारधारा को अमान्य कर दिया गया। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगले दिन हम लोग इसी पाठ के इन प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। धन्यवाद।